With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? This question was asked in the UPSC Civil Services exam in 2021. Now, to understand this question, we need to understand the meaning of this word, demand pull inflation. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आता है और क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, मतलब वस्तुओं की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, मतलब डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन उस डिमांड के साथ साथ वस्तुओं की सप्लाई नहीं बढ़ती, मतलब डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई लिमिटेड होता है। तब तो जब अगर वस्तुओं की, चीज़ों की सप्लाई कम हो लेकिन उसी चीज़ को बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, उस वस्तु को खरीदने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन उस वस्तु की सप्लाई कम है। तो अगर सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है तो होता है क्या मार्केट में, तो उसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइसेस राइज करने लगती है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और उस ज़्यादा डिमांड की वजह से अगर प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इस सवाल में पूछा गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से इंक्रीज़ होता है या फिर किन्हीं कारणों की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए हम इसे एक एक कर समझते हैं। तो पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ वो होता है सिंपली अगर कोई गवर्नमेंट अपने करेंसी को प्रिंट करे, मतलब अगर मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट अगर एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करती है, नोट्स छापती है, तो उसे हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ कहेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करती है, इसका मतलब मार्केट में एक्स्ट्रा मनी आ गया और मनी एक्स्ट्रा आने की वजह से लोगों के पास भी अल्टीमेटली ज़्यादा पैसा आएगा। और अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसे खर्च करना चाहेंगे, मतलब डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। और डिमांड को इंक्रीज़ करने से प्राइसेस भी राइज़ करेंगे, मतलब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, मतलब इंक्रीज़ करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। ये एक कॉजिंग फैक्टर है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, मनी को प्रिंट करना एक कॉजिंग फैक्टर बन जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है यहाँ। पहला पहला ऑप्शन सही है। आइए हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से लोगों को ज़्यादा खर्च करने के लिए स्टिमुलस देती है, मतलब एक तरह से एनकरेज करती है ज़्यादा खर्च करने के लिए। किन तरीक़ों से गवर्नमेंट ऐसा करती है, बैंक्स जो लोन्स देती है पब्लिक को, उन लोन्स पर इंटरेस्ट कम से कम चार्ज करना, ये एक तरीका है पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का। इसी को हम पब्लिक फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब जब गवर्नमेंट लोगों पर खर्चा करती है, किसी पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, अगर कोई योजना है तो उस योजना के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा या फिर कम इंटरेस्ट पर लोन उपलब्ध करा देना, इस तरह से इन्हीं प्लान्स के मुताबिक अगर गवर्नमेंट पब्लिक पर खर्चा ज़्यादा करती है, पब्लिक को पैसा ज़्यादा देती है गवर्नमेंट, तो इसे हम फिस्कल स्टिमुलस करते हैं। और इसका भी अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट वही आएगा, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा और ज़्यादा पैसे की वजह से पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेंगी। तो और अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस भी इंक्रीज़ करेंगे, तो वो सिचुएशन हो जाएंगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, मतलब अगर मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है और जो वेजेस होते हैं, मतलब डेली वेज अर्नर्स जो लोग होते हैं, उनके वेजेस को मतलब उनकी सैलरी को एक तरह से गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा है। तो
क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा है, उसी वजह से अगर गवर्नमेंट पेंशन बढ़ा दे या फिर वर्कर्स के वेजेस बढ़ा दे ताकि वह वर्कर इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो सके, तो इसी वेजेस को या फिर पेंशन्स को इंक्रीज़ करना, इसे ही हम इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस कहते हैं। यानी इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ वेजेस भी बढ़ने लगते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस कहते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, प्राइसेस तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्योंकि वेजेस भी और पेंशन्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो अल्टीमेटली लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो और प्राइसेस तो पहले से ही इंक्रीज्ड है, डिमांड तो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन इन्फ्लेशन तो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन वेजेस और पेंशन्स बढ़ाने की वजह से लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, उसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ेंगे, मतलब इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन और ज़्यादा है तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस के अनुसार और ज़्यादा इन वेजेस इन्फ्लेशन के तहत इन्फ्लेशन के बराबर आने के लिए वेजेस भी बढ़ेंगे, फिर वेजेस बढ़ेंगे तो फिर डिमांड भी बढ़ेंगी और फिर इन्फ्लेशन और राइज होगा। तो ये एक तरह से लूप बन जाता है। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का उदाहरण हो सकता है या नहीं, ये पार्शियल हम 100% दावे से नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ावा देती है या फिर कॉज करती है या नहीं। तो ये थोड़ा सा पार्शियल में हो जाता है ये स्टेटमेंट। तो आइए इसे पहले हम साइड में रखते हैं और अगला स्टेटमेंट अगला ऑप्शन देखते हैं, हायर परचेसिंग पावर। हायर परचेसिंग पावर मतलब एक किसी व्यक्ति की वस्तुओं को खरीदने की क्षमता, मतलब उसके पास कितना पैसा है, कितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा परचेसिंग पावर। तो अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो उसका मतलब है लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा वस्तु को खरीदने की क्षमता ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है। अगर लोगों के पास मनी इंक्रीज़ हो रहा है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, मतलब वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी राइज होगा। तो ये भी फोर्थ जो ऑप्शन है, ये भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को राइज करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। और आइए हम फिफ्थ ऑप्शन को देखते हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। राइजिंग इंटरेस्ट रेट मतलब जो बैंक्स लोन देती है लोगों को, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट को अगर बैंक बढ़ा दे तो हम उसे राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स बोलते हैं। तो अगर किसी लोन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उसका मतलब बोरोवर को, मतलब जो लोन ले रहा है, उसको और ज़्यादा पैसे बैंक को वापस देने होंगे, और अगर पैसे उसको ज़्यादा देने होंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, तो वो रिलक्टेंट बन जाएगा। रिलक्टेंस हम उसमें एक तरह का रिलक्टेंस देखेंगे लोन लेने के पहले, मतलब वो अपने आप को रिफ्यूज़ करेगा लोन लेने से, मतलब वो लोन लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स करने से लोग लोन नहीं लेंगे। अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे, और अगर डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन राइज नहीं होगा। तो ये फिफ्थ स्टेटमेंट डिमांड पुल इन्फ्लेशन में नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को राइज नहीं करेगा, कॉज नहीं करेगा। तो फिफ्थ ऑप्शन नहीं उसको इन्फ्लुएंस करें, कॉज नहीं करेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमें चूज़ करना है सही आंसर्स कौन सा है इसमें। तो हमें ये तो पता है कि फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है, तो हम ऑप्शन में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन ऑप्शन बी में फाई है, लेकिन फाई तो हमने पहले से ही गलत कर रखा है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी तरह ऑप्शन डी में भी ऑप्शन फाई का जिक्र है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन सी में भी फाई है। तो बचा हुआ क्या? ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन को सही नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब सीधा इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हमें पता है कि फिफ्थ ऑप्शन रॉन्ग है, और
फिफ्थ को राइट बताया गया है ऑप्शन बी में, डी में और सी में। तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके हम इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए। 1, 2 and 4 आर करेक्ट, क्योंकि हमें थर्ड वाला जो ऑप्शन था उसमें हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सही में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कॉज करता है या नहीं। तो इस तरह इसका ऑप्शन है ए।